अब हम देखेंगे लोकतंत्र की जो आलोचनाएं की गई है। वैसे मानते हैं कि लोकतंत्र का शासन सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी उसकी कुछ जो आलोचनाएं की गई है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला है जेएस मिल। जेएस मिल लोकतंत्र का समर्थक था, डेमोक्रेसी को एक अच्छी शासन व्यवस्था मानता था क्योंकि उसमें सभी गुण मौजूद हैं। पर इसके बावजूद भी वो ये कहता था कि ये बहुमत का शासन है और बहुमत के अत्याचार को बताता है। अत्याचार टायरनेसी और मेजोरिटी, बहुमत का अत्याचार होता है। ये जेएस मिल ने कहा। तो जेएस मिल ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए जो स्वतंत्रता के बारे में कहा था, यदि किसी एक व्यक्ति का भिन्न लगे तो बहुमत उस विचार का दमन नहीं कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता के विचारों का दमन नहीं कर सकता है। ये जेएस मिल ने कहा था। फिर आगे हम देखेंगे लोकतंत्र के बारे में इलियट थ्योरी ऑफ जन का सिद्धांत। इसके अनुसार है कि शासन में जो लोकतंत्र का है वो तो नाम मात्र का है, जबकि शासन में तो केवल जो विशिष्ट लोग हैं या जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, वो ही शासन करते हैं। जनता तो एक नाम मात्र का पार्टिसिपेट होता है। तो इलियट थ्योरी का जो जो प्रमुख विचारक थे वो तीन थे, परेटो, मोसाका और मिचेल्स। पर्यटकों, मोसाका और मिचेल्स मतलब इलियट थ्योरी की, अबजन सिद्धांत की, कि भाई शासन में, लोकतंत्र में वास्तव में जो शासन है वो कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में होता है, इलियट वर्ग के हाथ में ही होता है। तो इसके समर्थक परेटो, मोसाका और मिचेल्स थे। तो इसमें रॉबर्ट मिचेल्स ने ज़्यादा डिटेल लिखा है। उसने एक बुक्स, जो बहुत बड़ी बुक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज ए सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्कियल टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, कि राजनीतिक विज्ञान एक जो ओलिगार की जो टेंडेंसी है, अर्थात जो अल्पतंत्री है उसकी जो टेंडेंसी का समाजशास्त्रीय अध्ययन है। अर्थात बुक्स क्या नाम क्या था? पॉलिटिकल पार्टीज ए सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्कियल टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो ये किसकी थी? रॉबर्ट मिचेल्स की। तो इसने क्या लिखा? लोह नियम, आयरन, उसने ये बताया, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। उसने ये बताया कि भाई लोकतंत्र तो नाम मात्र का है, जबकि इसमें तो क्या लोह नियम चलता है। कुलीन तंत्र, अर्थात कुछ लोग शासन पर, 5 या 10% लोग शासन पर अधिकार बनाए रहते हैं, उसमें दूसरे लोग नहीं आते, उन्हीं का शासन ही चलता रहता है। तो उसको रॉबर्ट मिचेल्स ने लोह नियम का नाम दिया है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। अर्थात हम दोबारा देख लें, अबजन सिद्धांत मतलब कुलीन या विशिष्ट लोगों का शासन। तीन समर्थक, परेटो, मोसाका, मिचेल्स। मिचेल्स की पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज ए सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्कियल टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो मिचेल्स ने क्या क्या दिया नियम? लोह नियम, आयरन लॉ ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि लोकतंत्र की आलोचना करने में एक बहुत बड़ा एक विचार था, टेलीरा। टेलीरा क्या लिखता है कि लोकतंत्र लुच्चे लफंगे लोगों का अल्पतंत्र है। लोकतंत्र क्या है कि डेमोक्रेसी इज एन एरिस्टोक्रेसी ऑफ ब्लैक गार्ड्स। मतलब लोकतंत्र लुच्चे लफंगे लोगों का अल्पतंत्र है। अर्थात डेमोक्रेसी इज एन एरिस्टोक्रेसी, अल्पतंत्र है किसका? ब्लैक गार्ड्स, लुच्चे लफंगे लोगों का। ये कहा है टेबरो ने। आगे हम देखेंगे समाजवादी, सोशलिस्ट। तो हर बात हमको ये ध्यान आएगी, जहां समाजवाद शब्द आएगा उसका मतलब है कि वो आर्थिक न्याय की मांग करते हैं, कि प्रत्येक व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, उसे आर्थिक जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो मिलनी चाहिए, और एक आर्थिक शोषणकारी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो समाजवादियों से ये बात हमेशा जुड़ी रहेगी, इसको हमको नोटिस में रखना है कि सोशलिस्ट जहाँ जहाँ शब्द आया तो वो किसकी मांग करेंगे? आर्थिक न्याय की। तो समाजवादी भी ये कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, किसका शासन है?
पूंजीपतियों का शासन है। लोकतंत्र किसका शासन है? पूंजीपतियों का शासन है। मतलब जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो धनिक लोग हैं, वो ही शासन करते हैं, ऐसा समाजवादी कहते हैं। तो इसमें एक समाजवादी जो विचारक है लेनिन, वो क्या कहता है कि इस लोकतंत्रीय शासन में एक कितनी बात कहता है सटीक, कि इसमें मतदाता ये निश्चित करते हैं कि अगले 4-5 वर्षों पर उन पर अत्याचार करने का अधिकारी कौन होगा। लेनिन कहता है, ये रूस का था, एक सोशलिस्ट था, एक समाजवादी विचारक था। वो कहता है लोकतंत्र जनता का शासन नहीं है, केवल इसमें जो वोटर्स हैं वो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये निश्चित कर लेते हैं कि अगले 4-5 वर्षों में कौन उस पर अत्याचार करेगा। शासन की ये किसका है? पूंजीपतियों का है। तो हमने देखा सोशलिस्ट मीन्स आर्थिक न्याय की बात करते हैं, और वो लोकतंत्र को क्या मानते हैं? पूंजीपतियों का शासन मानते हैं। तो लेनिन इसी आधार पर तो कहता है कि भाई केवल इसमें वोटर ये करता है कि अगले 5 वर्षों में हम पर अन्याय अत्याचार कौन करेगा। फिर आगे देखो साहब, समाजवादी जो विचारक हैं वो हैं GDH कॉल और लास्की, दो बहुत ये समाजवादी विचारक हैं। सोशलिस्ट जो जो थिंकर है, सबसे जो प्रमुख है GDH कॉल और लास्की है। तो समाजवादी विचारक हमने कहा था, हर बार किसकी बात करेंगे? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की, औद्योगिक लोकतंत्र की। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मीन्स उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी हो, न्यायपूर्ण शासन हो, अन्याय नहीं हो, न्यूनतम सुविधाएं हो, उनको न्यूनतम वेतन मिलता हो। तो इस प्रकार से जो औद्योगिक लोकतंत्र है उस पर ज्यादा जोर देते हैं सोशलिस्ट। तो लास्की कहता है, वैसे समाजवादी दो विचारक हैं, GDH कॉल और लास्की, पर लास्की कहता है कि हर व्यक्ति को नागरिक न्यूनतम सिविक मिनिमम मिलना चाहिए। सिविक मिनिमम, नागरिक व्यक्ति को जो मिनिमम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन की, वस्त्र की, मकान की, रहने की, गरिमापूर्ण जीवन जीने की, वो व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो इसको वो क्या कहता है? सिविक मिनिमम कहता है लास्की। एक बात और कहता है कि जिस प्रकार समुद्र में तैरता जहाज प्लिमोसोल लाइन से ऊपर रहता है, मतलब एक जहाज की एक लाइन होती है, यदि उसे ऊपर रहता है तो ही तैर पाता है, उसे नीचे आने पर डूब जाता है। उसी प्रकार लोकतंत्र की जो प्लिमोस लाइन है वो आर्थिक जीवन है, इकोनॉमिक न्याय है, अन्यथा लोकतंत्र रूपी जहाज डूब जाएगा। तो लास्की आर्थिक न्याय के लिए किसकी कल्पना करता है? प्लिमोसिल लाइन की, आर्थिक न्याय की बात करता है। हम दोबारा देख लेते हैं, सोशलिस्ट आर्थिक न्याय की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में तो पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किया जाता है। तो लेनिन तो यहाँ तक कहता है कि भाई वोटर देने वाले अधिकार केवल ये निश्चित करते हैं अगले 5-7 वर्षों में कौन अत्याचार करेगा। आगे हमने देखा है कि समाजवादी जो विचारक हैं वो कौन है? GDH कॉल, लास्की है। और समाजवाद किसकी बात करता है? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की, औद्योगिक लोकतंत्र की। और लास्की इसको ज्यादा बताता है, वो कहता है कि हर व्यक्ति को नागरिक न्यूनतम सिविक मिनिमम आर्थिक मूलभूत मिनिमम आवश्यकताएं की पूर्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार समुद्र में तैरते जहाज को एक लाइन होती है, उसका नाम है प्लिमिसोल लाइन, यदि जहाज से नीचे डूब जाएगा तो वो डूब जाएगा। उसी प्रकार लोकतंत्र की भी जो प्लिमिसोल लाइन है वो आर्थिक जीवन, आर्थिक न्याय है, यदि ऐसा नहीं होगा तो लोकतंत्र डूब जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि फिर लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। ऐसा तो नहीं है लोकतंत्र शुरू से ही अपना ले गए हो, तो इसके बारे में भी हम क्लियर कर लेते हैं। राजनीति की जो पहली है, जो ग्रीक कॉन्सेप्ट, यूनान की अवधारणा, ग्रीक, तो ग्रीक में क्या था? डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। जैसे हम प्लेटो के बारे में देखते हैं, अरस्तु के बारे में देखते हैं, एथेंस, स्पार्टा में छोटी छोटी नगराज्य थी, जहाँ नागरिक इकट्ठे होते थे, वही सरकार थी। तो वहाँ कौन सी थी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी ग्रीक में। मताधिकार
मात्र 10% को था। और राज्य कैसे थे? टोटल टोटल टोटलिटेरियन स्टेट थे, सर्वाधिकारीवादी, कि सभी राज्यों को सभी अधिकार प्राप्त थे, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं था। सर्वाधिकारीवाद। राज्य कैसे थे? टोटलिटेरियन थे, सर्वाधिकारीवाद थे, सभी शक्ति उसके हाथ में थी। तो ये तो कौन सा डेमोक्रेसी था? ग्रीक का। फिर हम ईसाइयत देखते हैं, आगे बढ़े। डेमोक्रेसी एंड क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत। देखो ईसाइयत में ये नोटिस करने की बात है कि ईसाइयत धर्म में व्यक्ति की गौरव, डिग्निटी, उसका मूल्य, वर्थ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और जो नेचुरल राइट थे, जो नेचुरल राइट थे, उन पर बहुत जोर दिया गया। उसमें यह बताया कि व्यक्ति में गौरव, व्रत, अधिकार पर जोर और नेचुरल राइट पर जोर दिया जाना चाहिए। ये डेमोक्रेसी थी। फिर बाद में आया राष्ट्रीय राज्य में राजाओं की निरंकुश सत्ता, मोनारिचियल एब्सोल्यूटियम, निरंकुश, एब्सोल्यूटियम निरंकुश सत्ता, नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्यों की। इसके बाद में जब राष्ट्र राज्यों का विकास होता है इतिहास में, तो क्या हो गया? राष्ट्रीय राज्यों की निरंकुश सत्ता आ गई। तो इनमें क्या था? थिंकर कौन थे? मेकियावेली और बोधा, दो थे जो मेकियावेली वो राष्ट्रीय राज्य में निरंकुश सत्ता का समर्थन करते हैं। डेमोक्रेसी कोई मत नहीं था, वो निरंकुश नेशन स्टेट में निरंकुश सत्ताओं का समर्थन करते हैं। फिर हम देखेंगे लोकतंत्र के विकास में एक था इंग्लैंड में राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ था, स्ट्रगल हुआ था। इंग्लैंड में क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ। तो इसमें पहली बार जो क्रांति में जो सफलता मिली वो थी 1688 की गौरवमयी रक्तहीन क्रांति। 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो सक्सेस रही, रक्तहीन थी। और इसमें जो राजाओं के जो इंग्लैंड में देवी अधिकार थे, डिवाइन राइट ऑफ किंग, वो समाप्त हो गए और शासन किस में आ गया? द किंग इन पार्लियामेंट, राजा जो पार्लियामेंट में नहीं तो उसमें आ गया। मतलब इंग्लैंड में जहां हम उसको स्ट्रगल को देखें डेमोक्रेसी के लिए, तो इसमें क्या आएगा? 1688 की एक गौरवमयी रक्तहीन क्रांति हुई। तो उस रक्तहीन क्रांति में क्या था? राजाओं के जो देवीय अधिकार थी, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, ये भगवान का प्रतिनिधि है, उसकी समाप्ति हुई और सत्ता किसमें आ गई? द किंग इन पार्लियामेंट, सम्राट और संसद में, राजा में, और इसमें पार्लियामेंट भी समाहित थी। तो हमको वैसे इंग्लिश वर्ड पे ज़्यादा नोटिस करना है, ग्लोरियस रेवल्यूशन, गौरवमयी क्रांति। तो क्या हुआ? डिवाइन राइट ऑफ किंग, देवीय अधिकारों की समाप्ति हो गई और सत्ता कहाँ गई? द किंग इन पार्लियामेंट, सम्राट और संसद में। इसके बाद में बिल ऑफ राइट्स आया, अधिकारों का बिल आया 1689 में। ब्रिटेन की जो संघर्ष था ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे कि 1688 की क्रांति के माध्यम से तो राजा के देवी अधिकारों की समाप्ति हुई और सत्ता किसमें आ गई? द किंग इन पार्लियामेंट। फिर आया बिल ऑफ राइट 1689, 1689। तो इसमें तीन बातें बताई, कानून सर्वोच्च है, द लॉ इज सुप्रीम, राजा जनता का प्रतिनिधि है, ईश्वर का नहीं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता विवाद का विषय नहीं है। मतलब बिल ऑफ राइट्स में कितनी बड़ी बातें कही गई थी। ये हमको बिल ऑफ राइट 1689, बिल ऑफ राइट में कहा गया था कि कानून, लॉ इज सुप्रीम, द किंग इज प्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल नॉट गॉड, और नो डिस्प्यूट इशू ऑफ
लिबर्टी ऑफ जुडिशरी। कानून सर्वोच्च है, राजा जनता का प्रतिनिधि है और न्यायपालिका का स्वतंत्रता एक विवाद का विषय नहीं है। इस प्रकार से हम लोकतंत्र के विकास को ग्रीक युग में देख लेते हैं, यूनान में, फिर ईसाइयत में जिसमें व्यक्ति की गरिमा, महिमा और जो नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकारों पर जोर दिया गया, और राष्ट्रीय राज्यों में जो निरंकुश सत्ता आ गई थी, मैकियावेली और बोंदा ने उसका समर्थन किया था। फिर ब्रिटेन में संघर्ष हुआ 1688 की गौरवी क्रांति और बिल ऑफ राइट 1689।